जी, आपको पता होगा कि लास्ट टाइम हमने स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया था। ये रिजल्ट्स आपके सामने हैं। बताइएगा, इधर तक कोई इश्यू तो नहीं था? नो सर। अच्छा, तो नेक्स्ट अभी थोड़ी दो तीन चीजें और आपको याद रखनी होंगी कि हमारा पर्पस क्या होगा नेक्स्ट। ये आपकी फर्स्ट आइट्रेशन है जिसको हम स्टार्टिंग आइट्रेशन कहेंगे। तो स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस अगर मैं आपसे पूछूं, इस वक्त आप सॉल्यूशन बताएं क्या है। ये यानी एक तो आपने ऑब्जेक्टिव वैल्यू मुझे बतानी है जो इस टेबल से नजर आ रही है, वो क्या है। और दूसरा आपने बताना है कि इस वक्त सॉल्यूशन क्या है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन की बात नहीं हो रही, सॉल्यूशन क्या है। तो अगर मैं आपसे पूछूं ऑब्जेक्टिव वैल्यू क्या है इस वक्त करंटली, तो क्या बताएंगे? ऑब्जेक्टिव वैल्यू से आपके माइंड में क्या आता है? जी बताइए। मैंने वैसे आप लोगों को कहा था कि एक दिन पहले ना लेक्चर को, प्रीवियस लेक्चर को देख कर आए। अगर देख कर आए तो देखिए आप फौरन आपने इसको रिस्पॉन्ड करना है। कोई स्टूडेंट के माइंड में है? चलिए सोल्यूशन बताएं, इसका सोल्यूशन वैल्यूज क्या है? सर 24, 6, 1 and 2। हाँ यस। तो और ऑब्जेक्टिव वैल्यू क्या है? ऑब्जेक्टिव वैल्यू होती है जो जी की वैल्यू होती है, जेड, यानी प्रॉफिट होगा इस प्रॉब्लम में। तो जी की वैल्यू क्या नजर आ रही है आपको? सर 0 है। 0। आपका गुड नेम? मोहम्मद उसामा। उसामा। उसामा ने अभी ये कहा है कि आपकी ऑब्जेक्टिव वैल्यू इस आइट्रेशन में नजर आ रही है, उसको हम इस तरह से रीड करेंगे, z इक्वल टू 0। और जो सोल्यूशन अभी का है, अभी तो उसामा ने ये कहा है 24, 6, 1, 2, बिल्कुल यही सोल्यूशन है। लेकिन अब हम कंप्लीट सोल्यूशन की बात किया करेंगे और कैसे करने। आपके टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स है 6। आप देखें x1, x2, s1, s2, s3, s4। उनमें ये बेसिक है और दो नॉन बेसिक है। वो बेसिक है या नॉन बेसिक सोल्यूशन का पार्ट है। जब हम सोल्यूशन की बात करेंगे तो 6 के 6 वेरिएबल्स की वैल्यूज बतानी होगी, और ऑर्डर भी यही ले लें जो ये ऑर्डर इधर नजर आ रहा है। तो अब आप बताएंगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वक्त करंटली सोल्यूशन क्या है, तो आप वेरिएबल वाइज वैल्यूज बता सकेंगे। मसलन x1 क्या है इस वक्त? x1 इक्वल टू 24। नहीं, x1, -5। x1 x नहीं, ये जो सॉरी। -5 है, ये z, -5। नहीं ये जो -5 है ये z इक्वेशन में x1 का कोफिशिएंट है, x1 की वैल्यू नहीं है। ये दो डिफरेंट चीजें हैं, x1 की वैल्यू और ये x1 का कोफिशिएंट है z इक्वेशन में। तो x1 क्योंकि इस वक्त बेसिक नहीं है, तो मैंने कहा था जो इस सेक्शन में नहीं होता तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 0 सर। 0। यस। तो आप कह सकते हो कि इस वक्त x1 क्या है? 0। x2 क्या है? 0, 0। s1, 1। 1, s1 सर वो भी 0 हो जाएगा। S1 नहीं, 6 है। s1 की वैल्यू तो ये नजर आ सर रही है। 24 है। ये बेसिक वेरिएबल्स है। बेसिक वेरिएबल्स s1 24, s2 6, s3, इन 4 वेरिएबल्स की वैल्यू तो ये नजर आ रही है। इट मींस इस वक्त करंटली अगर मैं सोल्यूशन की बात करूं तो वो सोल्यूशन होगा x1 इक्वल टू 0, x2 equal to 0, s1 equal to 24, s2 equal to 6, s3 equal to 1, s4 equal to 2। आई थिंक अब पता चल गया होगा कि इस वक्त करंटली सोल्यूशन क्या है हमारा। ये क्लियर है पॉइंट? बताइए। यस सर। यस सर। हाँ, और अगर मैं z की वैल्यू पूछूं तो वो z की वैल्यू आपकी 0, तो z इधर है। ऑल 6 वेरिएबल्स की वैल्यू जो इधर नहीं है उनकी जीरोस हैं, जो है उनकी वैल्यू तो इधर सामने नजर आ रही है। तो ये हमारा सोल्यूशन इस वक्त सोल्यूशन 6 वेरिएबल्स को आप अगर डिस्क्राइब, हाँ उन 6 वेरिएबल्स में माइंड में रखने, आपका जो फाइनल आंसर हमारा होगा तो वो तो x1 और x2 वेरिएबल्स है ना, डिसीजन वेरिएबल जिनको हमने कहा हुआ था। ये तो स्लैक वेरिएबल्स हैं, माइंड में रखिएगा, ये स्लैक वेरिएबल्स हैं और ये डिसीजन वेरिएबल्स हैं, ये भी हमें पता है। बाकी
इनको मैंने बेसिक कहा हुआ है, इनको नॉन बेसिक, वो सिर्फ उनकी वैल्यू के हिसाब से कहा है कि ये वैल्यूज नॉन जीरोस है, ये देखिए नॉन जीरोस, इसलिए ये बेसिक है, ये मिसिंग है इसलिए ये नॉन बेसिक है। तो बेसिक और नॉन बेसिक तो इस हिसाब से उनको देख करके इनकी वैल्यू जीरो है या नहीं, नॉन जीरो। अदरवाइज ये स्लैक वेरिएबल्स हैं, ये डिसीजन वेरिएबल्स, मींस ये स्लैक वेरिएबल्स वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के लिए हेल्पिंग वेरिएबल्स थे आपके, असल में आपके एक्चुअल वेरिएबल्स x1 और x2 हैं। और आपने स्टार्ट किससे लिया, आपने स्टार्ट पे अपने डिसीजन वेरिएबल्स को जीरो एज्यूम कर दिया। तो अगर मैं इसको देखूं उसमें ग्राफिकल मेथड, तो ग्राफिकल मैं सिंप्लेक्स मेथड लगाने जा रहा हूँ। तो ग्राफिकल मेथड में जरा देखते हैं ये सिचुएशन, जो फर्स्ट सोल्यूशन ये है, तो उस वो क्या शो कर रहा है जरा देखते हैं, उस स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये आपने फिजिबल रीजन बना लिया था, ये रेडी मिक्स प्रॉब्लम है, एक्सटीरियर पेंट और इंटीरियर पेंट आपको याद होगा ये रीजन था, और इसमें ऑप्टिमल सोल्यूशन आपने ये निकाला हुआ था। कुछ याद आया आप लोगों को? यस जी सर, सर। निकाला यस सर। सर। ये x1 3 और x2 1.5 ये हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन था, और z इसमें 21 था। अगर ये तो हमने फाइंड आउट किया था, क्लोज रीजन था, हमने एक एक पॉइंट पुट किया, ये पॉइंट जी में पुट किया, दूसरा जी में किया, तीसरा, सारे पॉइंट्स पुट करने के बाद हमें पता चला ये मैक्सिमम है, तो ये हमने आंसर किया। जबकि सिंप्लेक्स मेथड, अगर मैं इसके ऊपर सिंप्लेक्स मेथड लगाऊं, तो हम नॉर्मली ग्राफ के ऊपर सिंप्लेक्स मेथड नहीं लगाते, वहां से सिर्फ बताते हैं कि सिंप्लेक्स मेथड इस तरह से वर्क कैसे करेगा। तो अलजेब्राइक वे में ही सिंप्लेक्स मेथड, यानी इधर से हम उसका आइडिया देते हैं और फिर जाके अलजेब्राइक जो टेबल मेथड है उससे हम करके दिखाएंगे। अभी आप देखें, मैं अगर इधर सिंप्लेक्स मेथड लगाऊं तो मुझे सारे पॉइंट्स को एक्सप्लोर करना जरूरी नहीं है। मसलन ये ओरिजिन से मैं स्टार्ट देता हूँ। अब देखें इस वक्त ओरिजिन आपका है 0 0, तो आप कह सकते हो कि ये 0 0 आपका x1 0 और x2 0 है, और ऑब्जेक्टिव वैल्यू क्या है 0। s1 s2 s3 s4 वो इसमें हिडन है, वो नजर नहीं आ रहे। तो अगर आप फर्स्ट आइट्रेशन को देखें जो कि इधर नजर आ रही है आपको, ये वाली, ये फर्स्ट आइट्रेशन, तो ये ओरिजिन आप ग्राफ के ऊपर आप देखें तो आप ओरिजिन पॉइंट में है, क्योंकि इस वक्त x1 x2 क्या है 0 और ऑब्जेक्टिव वैल्यू क्या है 0। ये s1 और s2 दिखाए नहीं जा सकते ग्राफ के, क्योंकि ग्राफ सिर्फ x1 और x2 का बन रहा है, तो ये हिडन है, लेकिन उनकी वैल्यूज यही है। तो मैं कह सकता हूँ ये जो फर्स्ट आइट्रेशन है, असल में ग्राफ के ऊपर अगर अप्लाई करें तो वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है। ये पहली आइट्रेशन जो आपके पास आई जिसमें सोल्यूशन वैल्यू ये है और ऑब्जेक्टिव वैल्यू जीरो है, तो ये फर्स्ट आइट्रेशन सिंप्लेक्स मेथड की ये है। अगर हम इसको ग्राफ में देखें तो ग्राफ में आप देख सकते हो, यानी कहें कि हमने यहाँ से स्टार्ट लिया है ओरिजिन, ये हमारी फर्स्ट आइट्रेशन है जो आपको उधर टेबल में नजर आ रही है। तो ये हमेशा सिंप्लेक्स मेथड, जब मैंने कहा था कि ये जो डिसीजन वेरिएबल्स हैं इनको नॉन बेसिक बनाने, ये सिंप्लेक्स मेथड कह रहे हैं, यानी जीरो एज्यूम करने। तो कहने का मकसद है कि ग्राफ के ऊपर अगर हम देखें तो वो ये कहा जा रहा है कि ये आपने ओरिजिन से स्टार्ट करना है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब सिंप्लेक्स मेथड क्या कहता है? सिंप्लेक्स मेथड कहेगा सारे पॉइंट्स को एक्सप्लोर नहीं करना, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, टेबल में हम अगली आइट्रेशन पे जाएंगे, जबकि इधर हम एक कॉर्नर पॉइंट से दूसरे कॉर्नर पॉइंट पे मूव करेंगे, एडजेसेंट जो है। अब इस पॉइंट पे देखें, इसका एडजेसेंट एक ये है, एक ये है, तो दो ही डायरेक्शंस हो सकती हैं, या आप इधर जाओगे या आप इधर जाओगे। अगर मैं इधर जाता हूं तो नेक्स्ट ये हमारा करंट आइट्रेशन हो जाएगी, और ये इसका एडजेसेंट पॉइंट हम इधर जाएंगे। तो आप देखें, अगर मैं यहां से इधर नहीं जाता, सिंप्लेक्स मुझे गाइड करेगा कि इधर जाना है। वो कैसे गाइड करेगा, वो सब चीजें हमने अभी देख ली। तो सिंप्लेक्स मेथड इस कॉर्नर पॉइंट से अगला कॉर्नर पॉइंट ये कैलकुलेट करेगा, और इसके बाद इसको लेके अगला पॉइंट ये मिलेगा। तो देखिए कितनी अटेम्प्ट्स हुई। पहली अटेम्प्ट 1 थी, ये जो करंट आइट्रेशन हमने टेबल के अंदर आपको नजर आ रही है वो ये है, उसकी मैं अगली आइट्रेशन जब कैलकुलेट करूंगा तो ये कॉर्नर पॉइंट आएगा। दो आइट्रेशन और तीसरी आइट्रेशन पे आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर
आप सिंपलेक्स मेथड ही लगाएं, लेकिन इस एक खास प्रॉपर्टी को यूज ना करें। तो देखें इस डायरेक्शन में आप यहां तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस लगेगा। ये फर्स्ट आइटरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो फिफ्थ अटेम्प्ट पे जाके आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन मिलेगा। जैसे ऑप्टिमल सोल्यूशन मिलता है आप स्टॉप कर देते हो। तो मैं आपको बताऊंगा वो स्टॉप कैसे पता चलेगा आपने स्टॉप करने। तो इन शॉर्ट इसको सारे पॉइंट्स को एक्सप्लोर करने के बजाय सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करें। ये स्टार्टिंग सोल्यूशन, फिर अगला सोल्यूशन ये आएगा, और फिर नेक्स्ट सोल्यूशन ये। इधर ही आप स्टॉप कर दोगे। वो बताऊंगा कैसे पता चलेगा स्टॉप करने, वो देख लेंगे। स्टॉप कर दोगे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपको ये पॉइंट्स एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है। ये सिंपलेक्स मेथड की अचीवमेंट है जो हम देखेंगे इधर आज के लेक्चर में। यानी आपके पास ये आइट्रेशन है, इसमें सोल्यूशन 0 0 है। एक आइट्रेशन और आएगी और आपने देखा होगा वो कॉर्नर पॉइंट जो राइट साइड पे था उसका था 4 0। तो इसमें 4 0 सोल्यूशन आएगा। एक आइट्रेशन और आएगी और आप ऑप्टिमल पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। मींस 3 आइट्रेशन में ये काम हो जाएगा, फर्स्ट आइट्रेशन, सेकंड और थर्ड। तो सिंपलेक्स मेथड यानी ये कह रहे हैं जब आपने ग्राफ बनाया था तो उसमें 6 कॉर्नर पॉइंट्स थे। अगर आप सिंपलेक्स मेथड को यूज नहीं करते तो ऑल कॉर्नर पॉइंट्स को एक्सप्लोर करके आप जी पहुंचते हो। बल्कि उससे भी एफिशिएंट मेथड है और वो है सिंपलेक्स मेथड, कि वो आपको एक कॉर्नर पॉइंट से दूसरे कॉर्नर पॉइंट पे जाओगे, दूसरे से तीसरे, और आप शॉर्टेस्ट वे में उस पॉइंट को एक्सप्लोर कर लोगे जो आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन है। आई थिंक थोड़ा सा स्केच बनाया मैंने, उम्मीद है आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा कि सिंपलेक्स मेथड एक अचीवमेंट है इसमें कि आप कॉर्नर पॉइंट को बड़ी जल्दी एक्सप्लोर कर लोगे, उस कॉर्नर पॉइंट को जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है। ये थोड़ा सा आइडिया हुआ आपको प्रॉब्लम। यस सर। अब एक चीज है, एक चीज और देखोगे आप ग्राफ के अंदर। मैं दोबारा ग्राफ की तरफ चलता हूँ। मैंने आपसे शुरू में याद होगा आपको, मैंने कहा था ग्राफिकल मेथड हम इसलिए कर रहे हैं कि मुझे चीजें समझाने में आपको चीजें समझाने में हेल्प मिलेगी। तो वही टारगेट मैं अभी अचीव कर रहा हूँ। अभी देखिएगा ये 0 0 है, x1 0, x2 0। इधर x1 क्या हो गया, इसको क्या कहेंगे 4 0, x1 4, x2 0। ऐसी है ना। यस सर। यस मीन्स सर। ये दोनों इनिशियली दोनों नॉन बेसिक थे। इनमें से ये एक बेसिक बन गया, ये अभी भी नॉन बेसिक है। तो एक बेसिक बन गया, ये अभी भी नॉन बेसिक है। इसकी अगली आइट्रेशन में आप इसको भी बेसिक बनाओगे, ये भी देखेंगे, ये भी बेसिक, ये भी बेसिक। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंपलेक्स मेथड हमें क्या गाइड कर रहा है। सिंपलेक्स मेथड हमें ये कह रहा है ये बेसिक है इनिशियली, इस वक्त x1 और x2 दोनों 0 है। नेक्स्ट आइट्रेशन में इनमें से एक बेसिक बन जाएगा, जैसे उसमें नजर आ रहा था x1 4। तो इसका मतलब है इस इनमें से एक ने इस बेसिक सेक्शन में जगह बनानी, वो तभी बेसिक कहलाएगा। बेसिक वेरिएबल वो होगा जो बेसिक सेक्शन में आएगा। इट मींस इन दोनों वेरिएबल्स में से किसी एक ने इस सेक्शन में आने और इस सेक्शन से एक ने इधर से लीव कर जाना है, क्योंकि 4 की प्लेस है। तो एक अगर इधर आएगा तो किसी को किक आउट करेगा। तो कहने का मतलब है नॉन बेसिक में से कोई एक बेसिक बनेगा, इस सेक्शन में आएगा, और बेसिक वेरिएबल्स में से कोई एक नॉन बेसिक बनेगा। जिसकी जगह लेनी है वो नॉन बेसिक बन जाएगा और दूसरा उसकी जगह ले लेगा। तो आपको सिंपलेक्स मेथड की स्कीम का पता होना चाहिए। हमने इन दोनों में से किसी एक को इस बेसिक सेक्शन में एंटर करना है और इनमें से किसी एक को लीव करना है। ये आपका एल्गोरिथम का पार्ट है। हम देखते हैं फर्स्ट स्टार्ट कैसे लेते हैं, कैसे डिसाइड करेंगे किसने एंटर होना है और किसने लीव करना है। उससे पहले एक और चीज देखेंगे। जैसे मैंने कहा था जब आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन आ जाएगा आपको पता चल जाएगा ये ऑप्टिमल आ चुका है और आपने स्टॉप कर देना है। वो कौन सी कंडीशन बताएगी स्टॉप करना, तो वो अभी हम फर्स्ट आइट्रेशन पे भी वो अप्लाई करके देख सकते हैं कि क्या अभी इसको स्टॉप किया जाए या नहीं। स्टार्टिंग कंडीशन को भी चेक करना है कि ये ऑप्टिमल है या नहीं। अगर ऑप्टिमल है तो यही स्टॉप कर दोगे, अदरवाइज हम कहोगे ये ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है, आगे मूव करना है। तो जरा ऑप्टिमलिटी कंडीशन क्या होगी, ऑप्टिमलिटी टेस्ट देखना ये है क्या ये जो ग्राफ में आपको रीजन नजर आ रहा है यही ऑप्टिमल पॉइंट है या नहीं, और आपको पता होगा वो नहीं है। तो
इधर कैसे पता चलेगा कि ऑप्टिमल नहीं है? जरा देखते हैं। इज स्टार्टिंग सोल्यूशन ऑप्टिमल, ये क्वेश्चन है। और ऑप्टिमल कंडीशन की क्या है? ऑप्टिमम इज रीच्ड एट द आइट्रेशन, यानी उस आइट्रेशन में ऑप्टिमम कब आएगी? वेयर all the zero coefficients of the non-basic variables are non-negative. तो पहले ये बताएं, all zero coefficients of the non-basic, तो non-basic variables के coefficients सिर्फ चेक करने हैं। आपको पता होगा basic variables के z इक्वेशन में coefficient तो जीरो होते हैं, वो तो प्रॉपर्टी, अगर जीरो नहीं है तो एरर है। सिर्फ और सिर्फ नॉन बेसिक के अंडर जो कोएफिशिएंट्स हैं जी में, इनको देख के डिसाइड कर सकते हैं ये ऑप्टिमल है या नहीं। और इसके लिए ये होता है, अगर ये दोनों पॉजिटिव होते तो ये ऑप्टिमल होना। तो ऑप्टिमलिटी के लिए नॉन बेसिक के अंदर जो कोएफिशिएंट्स हैं वो पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर पॉजिटिव एक भी उनमें नेगेटिव है तो वो ऑप्टिमल नहीं है। तो बताइएगा, ये कोएफिशिएंट्स नेगेटिव है, हमें पॉजिटिव चाहिए, ऑप्टिमल है या नहीं? No, sir. क्यों? ऑप्टिमलिटी टेस्ट यही था कि हमने सिर्फ नॉन, देखिए माइंड में रखिएगा, नॉन बेसिक के अंडर कोएफिशिएंट्स चेक करने हैं ऑप्टिमलिटी के लिए, और जेड रो के अंदर, और नॉन बेसिक के अंडर ही चेक करेंगे क्योंकि बेसिक के अंदर तो जीरोस ही होते हैं। तो नॉन बेसिक के अंदर जो कोएफिशिएंट्स चेक किए, अगर वो जीरो, अगर वो नेगेटिव है, इट मींस ये ऑप्टिमल नहीं है। अगर एक भी नेगेटिव है, मतलब फर्ज करें ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, फिर भी ये ऑप्टिमल नहीं है, क्योंकि दोनों का पॉजिटिव होना जरूरी है। इट मींस हमने जब ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगाया तो हमें इनको देखा और देखने के बाद कहा स्टार्टिंग सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल। पॉइंट क्लियर? Yes, sir. अब सर अगर हमने, ये पॉजिटिव होंगे तब ऑप्टिमल होगा। हाँ पॉजिटिव होंगे फिर ऑप्टिमल हो जाए। सर ये उसका सम आपने हैंड रेस किया था जी जी जी। सर, लेकिन यहाँ पे तो x1 x2 नेगेटिव में है, तो ये तो बेसिक नहीं है। बात सुनिए, एक माइंड में रखिएगा, जब बेसिक बात करते हैं वो x1 और x2 की वैल्यू से पता चलता है, ये वैल्यूज नहीं है, ये कोएफिशिएंट्स हैं z इक्वेशन। ओके ये -5x1 और -4x2 था, इसका कोएफिशिएंट भी। x1 और x2 की वैल्यूज तो इस वक्त जीरो है, वो हम देख चुके हैं, नॉन बेसिक है, ठीक है, नजर नहीं आ रही, वो जीरो लिखी हुई नजर नहीं आ रही। हमने सिर्फ ये देखना है कि इस सेक्शन में नहीं है इस सेक्शन में नहीं है, इसलिए इनकी वैल्यू जीरो है, ओके ठीक है, ये हिडन है। अच्छा, अब जब हमें पता चला कि ये ऑप्टिमल नहीं है, अब हमने वो दो काम करने हैं। एक, इनमें से एक को बेसिक बनाना है, इस सेक्शन के अंदर लेके आना है, और इसमें से एक को किक आउट करना है, लिविंग वेरिएबल बनाना है। तो वो उसके लिए रूल क्या है? तो पहले एंड इनमें देखते हैं कि किस वेरिएबल ने इस सेक्शन में आना। हमने एंटरिंग वेरिएबल सेलेक्ट करना है। एंटरिंग में टर्म यूज कर रहा हूं जिसने बेसिक सेक्शन में एंटर होना, और कौन से एंटर होंगे? वही जो इसमें नहीं है, और वो कौन से हैं? ये नॉन बेसिक। तो अब एंटरिंग वेरिएबल के लिए रूल ये है, इसका कोएफिशिएंट -5 है, इसका कोएफिशिएंट -4 है, तो किसने एंटर होना है? जो इन दोनों में से मोस्ट नेगेटिव है। मोस्ट नेगेटिव कौन सा? जो कोएफिशिएंट, जिसका कोएफिशिएंट मोस्ट नेगेटिव है उसने एंट्रिंग होना है। किसका मोस्ट नेगेटिव नजर आ रहा है? x1 किसका? सॉरी, किसका? x1 x1। अभी देखिए, मोस्ट नेगेटिव से थोड़ी सी कंफ्यूजन ये होती है, कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे लेस वैल्यू और ग्रेटर वैल्यू। यहाँ लेस और ग्रेटर का कोई क्वेश्चन नहीं, यहाँ ये है कि नेगेटिव, मोस्ट नेगेटिव कौन सा। अगर देखा जाए तो ये वैल्यू लेस है, आई थिंक इससे, ऐसी है ना, ये वैल्यू लेस है। लेकिन हमने यहाँ देखना है मोस्ट नेगेटिव, यानी नेगेटिव साइन में जो मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो माइनस साइन, जो -5 है ये मोस्ट नेगेटिव, तो ये हमारा एंटरिंग होगा। एंटरिंग वेरिएबल के लिए डिसीजन देखिए, एंटरिंग वेरिएबल इज द नॉन बेसिक वेरिएबल। जाहिर है वो नॉन बेसिक में से कोई ना कोई एक होगा, हैविंग द मोस्ट नेगेटिव कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स नहीं आना चाहिए, कोएफिशिएंट इन द जेड रो। और टाइज आर ब्रोकन आर्बिट्रेरीली मींस, अगर ये दोनों -5 और -5 होते तो फिर कौन सा लेते? फिर दोनों में से कोई भी ले सकते। पॉइंट क्लियर हो गया?
ये Yes, आपका sir. Yes, sir. एंटरिंग वेरिएबल। एंटरिंग वेरिएबल का जब डिसाइड करना है तो आपने इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेने, इसको हम एंटरिंग कॉलम कहेंगे या पिवट कॉलम भी कहते हैं, पिवट कॉलम। ये आपका, तो ये डिसाइड कर लिया जी। एंटरिंग तक तो कोई यहाँ था। अब आता है लिविंग वेरिएबल। लिविंग वेरिएबल इनमें से कोई एक होगा, उसके लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है। वो ये होता है, इधर हम रेशियो कैलकुलेट करें, इस सेक्शन में रेशियो, वो मैं अभी पहले डेफिनेशन बताता हूँ, फिर हम रेशियो की तरफ जाते हैं। द लिविंग वेरिएबल इज द बेसिक वेरिएबल, यानी लिविंग कौन सा होगा, बेसिक में से कोई एक होगा। लिविंग वेरिएबल इज द बेसिक वेरिएबल एसोसिएटेड विद द स्मॉलेस्ट रेशियो। पहले तो रेशियो लेंगे, फिर जिसकी स्मॉल रेशियो होगी उसको हम लिविंग वेरिएबल लेंगे। और साथ ये भी लिखा हुआ है नॉन नेगेटिव रेशियो होनी चाहिए। इसका मतलब अगर कोई नेगेटिव रेशियो है, उस रेशियो को तो टेस्ट के अंदर लेके ही नहीं आना। तो मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये रेशियो का कॉलम बना लिया, पहले रेशियो कैलकुलेट करनी है। रेशियो कैलकुलेट करते हैं, ये देखिए ये कॉलम सोल्यूशन कॉलम, और इसको डिवाइड करना है आपने पिवटल कॉलम। तो फॉर्मूला ये है सोल्यूशन कॉलम डिवाइडेड बाय पिवटल कॉलम। ये सोल्यूशन कॉलम आ गया, इसको इससे एलिमेंट बाय एलिमेंट डिवाइड करना है। मसलन ये कॉलम इससे डिवाइड करने का मतलब है 24 डिवाइडेड बाय 6। ये मैं इधर, और ये कौन सी रेशियो निकली है, S1 की। S1 की अगर मैं रेशियो देखूं 4 आई। ये रेशियो ये क्या होगी बताइएगा, किसको किससे डिवाइड करना, 1 divided by 6. 1 को 6. नहीं 6 को 1 से, Sorry sir, divided 6 से 1 से. 6 आ जाएगा. ये जो सर 6 तो एक रेशियो है, क्वेश्चन था जी जी सर, जब हम S4 को 2 को 0 पर करेंगे सर, वो तो इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा। हाँ, हम उसके बाद में बात करते हैं उसकी। अभी सिर्फ रेशियो इसको डिवाइड करके करने, वो सारी चीजें एड्रेस हो जाएंगी। आपके क्वेश्चन का आंसर अभी मिल जाएगा। तो ये 6 किसकी रेशियो है, किस वेरिएबल की, S2 सर। S2 की S2 सर. Good. अब आ जाएगा इधर क्या आएगा, किसको किससे डिवाइड करना, 1 divided by -1. 1 डिवाइड बाय -1। ये रेशियो आ जाएगी -1 S3 की। इधर किसको किससे डिवाइड करना, 0 divided by 2 2. divided by 0. नहीं 2 2 divided by डिवाइडेड बाय 0, 2 डिवाइडेड बाय 0, नॉट 0 डिवाइडेड बाय 2। ये Infinity आ infinity। जाएगा. तो आपने लिविंग वेरिएबल का कहा था, वो बेसिक वेरिएबल है जिसकी रेशियो स्मॉलेस्ट हो, लेकिन नॉन नेगेटिव। इट मींस जो रेशियो नेगेटिव है उनको तो इग्नोर कर देने, और जो इन्फिनिटी है उनको भी इग्नोर कर देने, उसको इस टेस्ट में लेके नहीं आना। यानी ये कैंडिडेट ही नहीं, ये देखिए ये दोनों इग्नोर हो जाएंगे। इट मींस कोई भी रेशियो नेगेटिव हुई या इन्फिनिटी हुई उसको इग्नोर कर देंगे। जी, जिन्होंने इन्फिनिटी कहा था उनको आंसर मिल गया। यस सर। जी, अब हमने कहा है स्मॉलेस्ट रेशियो लिविंग वेरिएबल होगा। अब कैंडिडेट्स कौन से हैं लिविंग के, ये 4 और 6 हैं क्योंकि पॉजिटिव रेशियो है, ये नेगेटिव रेशियो, सॉरी नॉन नेगेटिव। ये कैंडिडेट्स हैं, या तो S1 लीव होगा या S2। किसको लीव करें अकॉर्डिंग टू द S1. डेफिनेशन, S2 को लीव करेंगे। अब मेरे ख्याल में S1 आपको सर. पता चल गया होगा। मैं अब दोबारा से इस स्लाइड को वापस लेके आता हूँ ताकि फिर से इस चीज को रिवाइज कर लें। देखिए, सबसे पहले ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगाया था, वो हो गया ऑप्टिमल नहीं। एंटरिंग वेरिएबल मोस्ट नेगेटिव, मोस्ट नेगेटिव कौन सा होगा, ये वाला कॉलम, ये पिवट कॉलम हो गया। ये एंटरिंग का तो डिसीजन हो गया। अब लिविंग की तरफ आना। लिविंग क्या है, जो स्मॉलेस्ट रेशियो होगी, पहले रेशियो कैलकुलेट करनी है। ये रेशियो का एक कॉलम बना लें, इसको इससे डिवाइड करते हुए 24 डिवाइड, ये कॉलम को इससे डिवाइड करना है, पिवटल कॉलम, यानी सॉल्यूशन कॉलम डिवाइडेड बाय पिवटल कॉलम। तो 24 डिवाइड बाय 1 6, 4, 6 डिवाइड बाय 1 6, 1 डिवाइड बाय -1 1, 2 डिवाइड बाय 0 इंफिनिटी, और इसमें इंफिनिटी और नेगेटिव रेशियो को इग्नोर कर दें। सिर्फ जो पॉजिटिव रेशियोज हैं वो दोनों कैंडिडेट्स होंगी लिविंग की, और उसमें मिनिमम रेशियो आपका लिविंग वेरिएबल होगा। ये आपकी मिनिमम रेशियो है,
ये लिविंग वेरिएबल, उसमें एंटरिंग कॉलम को पिवटल कॉलम कहा था, इधर लिविंग वेरिएबल को पिवट रो कहेंगे। इसको भी हाईलाइट कर दो। पॉइंट क्लियर हो गया? सर अब S1 को किक आउट कर देंगे हम लोग यहाँ से। नहीं सॉरी, अभी अभी बात आगे चलनी है, अभी सिर्फ यहाँ तक क्लियर हो गया पॉइंट? यस सर। हाँ, Yes, माइंड में रखिएगा, ये पिवट कॉलम है, ये पिवट रो है, यानी एंटरिंग कॉलम को पिवट कॉलम और लिविंग रो को पिवट रो कहेंगे। और ये जो इंटरसेक्शन है एंटरिंग कॉलम और यानी पिवटल कॉलम और पिवटल रो का जो इंटरसेक्शन है, ये 6, ये सेल कहलाता है पिवटल वैल्यू। पॉइंट क्लियर? yes, नो sir. इशू जी। अब हम आगे चलते हैं, आगे हमने कैलकुलेशन करनी है, अगली आइट्रेशन पे जाना है। ये लिविंग वेरिएबल हो गया S1, डिसाइड हो गया कि S1 लीव करेगा और X1 एंटर होगा। अब मैंने सेम स्ट्रक्चर नीचे बना लिया, एक Z रो क्रिएट की ये, और 4 रोज का एक सेक्शन और बना लिया। लेकिन हमने क्या डिसाइड किया था, S1 लीव करेगा, ये लीव कर गया, X1 एंटर करेगा, ये X1 एंटर होगा। ठीक हो गया? लेआउट क्लियर? Yes, sir. बताइए जी। अच्छा, ये जब हमने कर लिया, अब माइंड में रखें ये सेक्शन अगली आइट्रेशन में चेंज हुआ है। ये तो कॉलम फिक्स्ड है, ये थ्रू आउट यही पोजीशनिंग रहेगी कि ये ऑल वेरिएबल्स का सिनेरियो। अगर चेंजिंग आएगी तो इसमें आएगी, कोई लीव कर जाएगा, कोई एंटर हो जाएगा। इधर से एंटर होने का ये मतलब नहीं है इधर से गायब हो गया, ये तो ये है कि इनमें से ये 2 नॉन बेसिक थे, उनमें से एक बेसिक बन गया, बस इतना ही हुआ है। ये वेरिएबल्स तो इनमें से कोई शफलिंग नहीं होगी, ये ऐसे ही रहेंगे। सिर्फ इनमें से एक वेरिएबल का अब स्टेटस चेंज हो गया, वो बेसिक बन गया, और इसमें से एक वेरिएबल का स्टेटस चेंज हो गया, वो ये नॉन बेसिक था वो बेसिक बन गया। मैं कह सकता हूँ इन वेरिएबल्स में पहले ये नॉन बेसिक थे और ये बेसिक। इस आइट्रेशन में बेसिक कौन से? X1, ये अभी भी नॉन बेसिक है, ये X1 और नॉन बेसिक की बात हो रही है, जो सॉरी बेसिक की बात हो रही है, ये वाले X1, X1, S1, S3, S2, S3, S4, एक ये और S2, S3, S4, ये बेसिक स्टेटस बन गया इस आइट्रेशन में। नॉन बेसिक कौन कौन से हैं? मिसिंग, X2 मिसिंग है, ये नॉन बेसिक है, और S1 मिसिंग है, ये नॉन बेसिक। ये इस आइट्रेशन के लिए स्टोरी बता रहा हूं। तो इस आइट्रेशन में बेसिक 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 और नॉन बेसिक कौन से हैं? नॉन बेसिक नॉन बेसिक। मेरे ख्याल में इस आइट्रेशन में आपको बिहेवियर पता चल गया होगा। क्लियर है पॉइंट? yes Yes. sir, ये देखने के लिए बड़ी आसानी से आप देख सकते हो कि ये वाले बेसिक हैं और जो मिसिंग है वो नॉन बेसिक है। अब आपको मैंने शुरू में शायद बताया था, बल्कि इधर देख सकते हैं, जो इसके बेसिक वेरिएबल्स हैं, इन बेसिक के अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई थी इधर, याद होगा आपको। yes sir, Clear? और इनके इन्हीं बेसिक वेरिएबल्स के अंडर z इक्वेशन में जीरो के अंदर जीरोस थे, वही अब हमने ये करनी है। तो लेकिन अभी स्टेटस चेंज हो गया, ये पहला कॉलम इधर S1 था, माइंड में रखिएगा S1 S1 ये 1 है और बाकी 0, S2 और S2 ये 1 है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्मेशन बता रहा हूं। S3 और S3 यानी S3 रो और S3 कॉलम में 1 होगा और बाकी 0 होंगे। S4 और S4 में 1 होगा, बाकी 0 होंगे, इवन Z इक्वेशन में भी 0 होंगे। अब मुझे ये बताएं, ये जो X1 है, X1 और X1 यहाँ क्या आना चाहिए? सर X1 में तो 0 होगा ना। नहीं, 1 होना चाहिए। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखें, ये बेसिक वेरिएबल है, तो S1 रो और S1 कॉलम में 1 है और बाकी 0। फॉलो किया पॉइंट को? प्रॉपर्टी को इस एंगल से देखना है आपने। S2 तो फिर 1 आएगा। तो आप कह सकते हो X1 रो और X1 कॉलम, इधर क्या आना चाहिए? 1, और ऊपर नीचे क्या आना चाहिए?
0 0 सर। जीरोस। अब आप देखिए ये यानी इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम ये था, इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम ये बन गया। दूसरा आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स है उसका दूसरा कॉलम S2 और S2 कॉलम कहाँ पे, ये यहाँ पे क्या आएगा सर 1 1 और ऊपर नीचे जीरोस। इसी तरह Yes, sir. S3 रो और S3 कॉलम। ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए शो किया ये डेटा। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्योंकि इनकी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते इसलिए वो शफल्ड फॉर्म में नजर आ रही है। पॉइंट क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर ये x1 जी। का बता देंगे 1 कैसे है जबकि x1 के ऊपर कोएफिशिएंट -5 चल रहा है। देखिए बात सुनिए, मैं अभी दूसरी बात कर रहा था। आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहाँ से आपको मिलती है वो मैंने रूल बताया आपको। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना पिछली आइटरेशन में, राइट? यस सर। अब ये कैसे इसको देखना है, इस एंगल से देखना। ये जो बेसिक वेरिएबल है S1 रो और S1 कॉलम में 1 है और बाकी 0 है। ये फर्स्ट कॉलम है आइडेंटिटी का, ठीक है? समझ आ ओके रही है? सर। जी सर आगे तो समझ। Z में भी वो 0 है। इसी तरह S2। अब जब ये शेप है तो इट मींस ये फर्स्ट कॉलम था, फर्स्ट कॉलम X1 है। तो अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसकी इसी तरह ही बनाएंगे, X1 X1 1 और ये जीरोस, और Z में भी वो 0 होगी, कोएफिशिएंट उसका 0। ये आपने कहा कैसे आएगा, ये अभी आएगा लेकिन मैं दिखा रहा हूं कि ऐसा चाहिए। अभी मैंने 0 प्लेस नहीं कर दिया कि ये आ गया है। Z में ये कोएफिशिएंट 0 हुआ नहीं ना, ये हुआ है। सिर्फ मैंने बताया कि आपको नेक्स्ट आइटरेशन में कैलकुलेशन के बाद ये होना चाहिए, अगर नहीं ऐसा आता तो एरर होगा। ये बताना चाह रहा हूँ। ओके सर। फॉलो करें पॉइंट को? अब यस सर आगे। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि इधर x1 और x1 में 1 आएगा और ये मेंटेन होना चाहिए। S2 और S2 में 1, बाकी ये मेंटेन होना चाहिए। S3 S3 S4 S4, ये इधर मिस हो गया, ये 0 है। ये होना चाहिए लेकिन है नहीं, जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। ये हमें कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। आपने पता क्या करना है, सिर्फ इस कॉलम के लिए गाइडलाइन लेनी है, इस कॉलम को मेंटेन करना है। ये ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, इनको नहीं देखना। वो क्यों इस कॉलम को मेंटेन करने, क्योंकि प्रीवियस आइटरेशन में ये कॉलम रेड मार्क हुआ है। इसी के नीचे आइडेंटिटी पहली मेंटेन कर लें, बाकी सारी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं, मुझे सिर्फ ये कॉलम है ना, तो न्यू आइटरेशन में सिर्फ इस कॉलम को के लिए फॉर्मूला बनाना है कि ये आए, बाकी चीजें ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी। यानी मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट ये है, इधर 1 आना चाहिए, इधर 0 आना चाहिए, इधर 0 और इधर 0 और इधर 0। ये मेरी रिक्वायरमेंट है। कैसे आएगा, आपने मैट्रिसेस में पढ़ा होगा रो ऑपरेशंस, तो रो ऑपरेशंस से हम लेके आ सकते हैं। लेकिन ये मैंने बता दिया कि हमें इस में ये 1 और इधर 0 लेके आने, उसका मैंने आंसर कर दिया। कैसे आएगा, वो रो ऑपरेशन से आएगा। यहां तक बताइएगा, पॉइंट समझ आई? यस सर क्लियर है। अच्छा, ये जो मैं अभी आपको लेक्चर दे रहा हूँ, ये काफी कॉम्प्लेक्स किस्म के रूल्स हैं। आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी, हो सकता है आप फील करो बाद में कि ये चीजें आपको याद नहीं रहेंगी, तो उसके लिए बिल्कुल नेचुरल सी बात है, समझ आ जाएगी। और फिर भी आप जब खुद से करने लगेंगे तो डाउट्स आएंगे और आप समझोगे कि अभी आपको समझ नहीं आई। ऐसा नहीं होता, समझ आई होती है, लेकिन चीजें इतनी ज्यादा डिस्कस हो रही हैं कि उनको याद करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसलिए डोंट वरी, आपका ये टॉपिक 6 लेक्चर्स तक यही रहेगा, 6 से 7 लेक्चर्स तक। और ये चीजें इतनी रिपीट होनी है, शुरू में फर्स्ट टाइम अंडरस्टैंडिंग में आपको थोड़ा सा हो सकता है ये डिफिकल्ट लगे। जब एक चीज 6 लेक्चर्स में रिपीट हो चुकी होगी तो मैं गारंटी देता हूँ ये फिंगर टिप्स पे ये चीजें आ चुकी हैं। मुझे इतनी वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी आपको समझाने। फॉलो करें इस पॉइंट को? यस सर। तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, ये ना जहन में रखें ये चीजें याद भी रहेंगी या नहीं। जी, अब आपने इधर 1 लेके आना, इट मींस आपने x1 रो को कैलकुलेट करना है, ये पूरी रो को। तो पहला एक्शन होगा, जिसको आपने 1 लेके आने, उस रो के लिए अलग फॉर्मूला है। तो ये फर्स्ट रो है और इधर ये फर्स्ट रो थी। इस रो को हमने क्या नाम दिया हुआ है,
पिवट रो। ये भी जो नई फर्स्ट रो इधर कैलकुलेट होगी, इसको भी हम पिवट रो देंगे। सिर्फ क्या ये देंगे, ये ओल्ड पिवट रो है, ये न्यू पिवट रो, ये न्यू पिवट रो। इसको ओल्ड पिवट रो को मैं करंट पिवट रो भी कहूंगा, करंट, और इसको मैं न्यू पिवट रो कहूंगा। तो एक टर्म यूज करते हैं हम ओल्ड और न्यू, और दूसरी हम टर्म ये भी यूज कर सकते हैं करंट एंड न्यू। तो ये आपकी न्यू पिवट रो है, ये करंट पिवट रो। तो रो ऑपरेशन बड़ी आसानी से पता चल सकता है। आपको इधर 1 लेके आने, जाहिर है इधर 1 लेके आने में वो ऑपरेशन पूरी रो के ऊपर होगा, जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। रो ऑपरेशन कहता है कि अगर आपने कोई ऑपरेशन करना है तो पूरी की पूरी रो पे अप्लाई हो, फिर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई गड़बड़ नहीं होगी, ऐसा किया जा सकता है। यही वो गॉस जॉर्डन मेथड है या गॉस एलिमिनेशन, मुझे याद नहीं, नेम आपने कहीं पढ़ा होगा, रो ऑपरेशन। खैर इधर 1 लेके आने, तो इस पूरी रो को अगर आप पिवट एलिमेंट से डिवाइड कर दें, पिवट से 6 से, तो 6 डिवाइड बाय 6 1 आ जाएगा, और ये 6 सारी रो पे डिवाइड करना होगा। क्यों? ये तो 6 अगर सिर्फ इधर ही डिवाइड करना है तो ये तो अपने मतलब लेने वाली बात है कि अपना मतलब ढूंढा और बाकी सिस्टम को खराब कर दिया। तो आपने इसको 1 लेके आना, इट मीन रो ऑपरेशन यूज करना है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो रो ऑपरेशन क्या होगा? करंट पिवट रो डिवाइडेड बाय पिवट। ये क्या आंसर क्या आएगा? वो आएगा न्यू पिवट रो। तो ये फॉर्मूला बनेगा आपको, करंट पिवट रो ये आपकी, न्यू पिवट रो आपकी ये है, और फॉर्मूला क्या बनेगा? न्यू पिवट रो आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं और फॉर्मूला है करंट पिवट रो डिवाइडेड बाय पिवट एलिमेंट। तो करंट पिवट रो आप देखिए, ये आपकी इस पूरी रो को उठा लें, इसमें सॉल्यूशन वैल्यू भी शामिल करनी है पूरी, 6 4 1 0 0 0, ये 24 भी है। और किससे डिवाइड करना है? पिवट एलिमेंट 6 से। 6 से क्यों डिवाइड करें? ताकि इधर 1 आ जाए। अब 6 से डिवाइड करें, 6 से 6 डिवाइड हुआ 1 आ गया, हर एलिमेंट से 6 डिवाइड हो रहा है। 4 डिवाइड बाय 6 2 by 3 आ गया, 1 डिवाइड बाय 6 1 by 6, 0 डिवाइड बाय 6 0, 0 डिवाइड बाय 6 0, 0 डिवाइड बाय 6 0, और 24 डिवाइड बाय 6 4। तो आई थिंक ये न्यू पिवट रो इधर आ जाएगी। ये बताइएगा, इस चीज की समझ आई? यस सर। तो पिवट, जो न्यू पिवट रो लेनी है, पूरी जितनी दफा जितने प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, एक ही फॉर्मूला, सबसे पहले पिवट रो को, न्यू पिवट रो को ही कैलकुलेट करेंगे। और क्या करेंगे? करंट पिवट रो डिवाइड बाय पिवट एलिमेंट। इसलिए मैंने इस इंटरसेक्शन को पिवट एलिमेंट कहा था। आपने इसको सिर्फ 6 नहीं कहना, पिवट एलिमेंट कहना। क्यों? सेल की बात हो रही है। हम कंप्यूटराइज्ड रिजल्ट को, अगर कंप्यूटराइजेशन की तरफ जाएं, वहां तो सेल की बात होगी कि आपने पिवट, करंट पिवट रो को फेच करने और डिवाइड करने उस सेल को जो पिवट एलिमेंट है, जो भी कंटेंट्स उसके होंगे, ऑटोमेटिकली आपको न्यू पिवट रो कैलकुलेट आ जाएगी, वो इधर प्लेस कर जी। एक रो तो कैलकुलेट होगी नहीं आइट्रेशन। नेक्स्ट कौन सी रो कैलकुलेट करें? S2 S3 S4 या Z रो? सर S2 चले S2 आप कह रहे हैं, मैंने इसमें Z रो कैलकुलेट की है, मैंने पूछा है इसलिए आपसे। आप अपनी मर्जी से कोई भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। जाहिर है सबको करना है तो किसी को भी पहले कर सकते हैं। तो मैंने इसमें Z को पहले कैलकुलेट। अब मुझे बताएं इधर क्या चाहिए आपको? इधर 0 चाहिए। 0 चाहिए। ये 0 गाइड करेगा कि रो ऑपरेशन क्या लगाना है। आप कैलकुलेट कर रहे हो न्यू 0, और इसमें कौन कौन सी रोज आपके लिए हेल्पफुल होंगी रो ऑपरेशन के लिए? करंट 0, वो आपकी ओल्ड, और ये जो पिवट रो कैलकुलेट किया, न्यू पिवट रो, इन दोनों को यूज करते हुए अब आप कहेंगे जी और भी रो ऑपरेशन आप लगा सकते हैं जिसमें इधर 0 आ सकता है। नो प्रॉब्लम, बिल्कुल आप कर सकते हो सकता है, वैलिड है। लेकिन मैं जो आपको मेथड दे रहा हूँ ये जनरलाइज्ड मेथड है। एक तो जनरलाइजेशन इस सेंस में है कि अगर आप कंप्यूटराइजेशन करें तो ये मिनिमम इजी, मिनिमम एफर्ट के साथ ये हो रहा होगा। तो इसलिए मेरे फार्मूला को मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मेरे 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 मेथड को यूज करें। आप अपने मेथड से मैन्युअली तो कर सकते हो, लेकिन अगर आप, मैं जो मेथड बताऊंगा उसमें मेरे माइंड में इस पूरे का कंप्यूटराइज्ड सॉल्यूशन एल्गोरिथम है। और उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर आपने इधर न्यू 0 कैलकुलेट करनी है
तो दो रोज का दो रोज को शामिल करें, ओल्ड जी को और पिवट को। इसी तरह जब आपने S2 रो कैलकुलेट करनी है तो आपने इधर 0 लेके आना है, तो फिर भी वही न्यू S2 आप कैलकुलेट कर रहे हो, और जनरलाइजेशन क्या होगी, करंट S2 और दूसरी पिवट रो होगी। अगर आपने इसको सॉल्व करना है S3 को, फिर भी रूल यही, न्यू S3 आप सॉल्व करना चाह रहे हैं और ओल्ड S3 यानी करंट S3 और पिवट रो। तो देखें जनरलाइजेशन होगी सबके लिए, एक पिवट रो कॉमन है सबके लिए, और दूसरा जिस रो को आप कैलकुलेट कर रहे हो उसका ओल्ड वर्जन रोल प्ले कर। आई थिंक ये पॉइंट समझ आ गया होगा, जनरलाइजेशन जो मैं यूज करना चाह रहा हूँ। जी, रिस्पॉन्स नहीं आया। ये सर आगे समझ। यस सर आगे। जी सर मुझे नहीं समझ आई, क्या चीज, सॉरी। मुझे नहीं सर समझ आई इसको। अभी मैं आपको ये कह रहा हूँ, हमने इधर 0 लेके आने हैं, कोई ना कोई दो रोज को तो शामिल कर सकते हैं ना। पिवट रो को तो बड़ा आसानी से मिल गया, हमें इधर 1 लेके आना था, तो पिवट रो को 6 से डिवाइड कर दिए, तो बड़ी आसानी से पिवट रो कैलकुलेट होगी। लेकिन जबकि ये 0 लेके आना है, तो इसके लिए कम से कम दो रोज जरूर इन्वॉल्व होंगी इस रो ऑपरेशन में। रो ऑपरेशन वो कौन सी रोज होंगी, तो मैं कहना चाह रहा हूँ जब जी कैलकुलेट कर रहे होंगे तो आप वो दो रोज में एक तो कॉमन ले लेनी है, पिवटल रो, न्यू पिवटल रो, एक तो इसको लेना है, और दूसरा क्योंकि 0 कैलकुलेट कर रहे हैं तो ओल्ड जी, करंट जी को लेना है। ये बता रहा हूं कि इन रोज के साथ रो ऑपरेशन आपने लगाना है, ये जनरलाइज्ड वे। पॉइंट क्लियर हुआ? ओके सर। दूसरी, अगर आपने S2 देखना है, उसमें भी जनरलाइज वे ये है, एक तो न्यू पिवट रो होगी और दूसरा कौन सी होगी, ये S2 का ओल्ड वर्जन। S3 कैलकुलेट करना है, एक तो पिवटल रो होगी और दूसरा क्या, S3 का ओल्ड वर्जन। S4 कैलकुलेट करना है, एक तो पिवटल रो होगी और दूसरा S4 का ओल्ड वर्जन। तो यानी इसमें ये कॉमन जो हमने पहले कैलकुलेट की, सारी रो ऑपरेशन में इसको जरूर रखना है, बाकी उसका ओल्ड वर्जन लेना है। तो रो ऑपरेशन से आप, तो ये जो मेथड मैं बता रहा हूँ असल में ये जनरलाइज्ड वे है कंप्यूटर सोल्यूशन में, कि एक चीज तो आपके पास कॉमन आ गई ना, कि पिवटल रो को लाजमी लेना है आपने उसको 0 करने के लिए। जी, अब हम कर ये 0 लेके आ रहे हैं। अब ये 0 लेके आना है, उसमें एक ये रो और एक ये रो शामिल करनी है। अब देखिए ये -5 है, इस -5 को, ये जो भी कॉन्टेंट्स है, इसको मैं अगर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं, -5 है ना, तो मैंने -5 इधर पिक किया, क्योंकि डायरेक्ट इस -1 से मल्टीप्लाई किया, ये भी -5 हो गया, और इसको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी इसका साइन चेंज करना है। तो इसको जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये +5 हो जाएगा, उन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो 0 आ जाएगा। तो रो ऑपरेशन बनेगा, इस 0 सॉरी, ये मैं लिखता हूं, आपको समझ आ जाएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। करंट 0 को लेने और न्यू 0 आपने कैलकुलेट करनी है, और पिवट रो शामिल होगी। तो न्यू रो क्या है, करंट 0, यानी ये पूरी रो लोगे, ये हमें गाइड कर रहा है -5 कि ये एज इट इज रखना है। ये करंट 0, ये माइनस ये था कि आपने 0 लेके आना है, इसलिए माइनस किया, सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे करना है, इस पिवटल कॉलम कोएफिशिएंट को -5 को इस रो के साथ मल्टीप्लाई कर, फिर ये 0 आएगा। और ये नॉर्मली आपने रो ऑपरेशन लगाए होंगे, कोई डिफरेंट वे नहीं है, मैं सिर्फ रोज की सिलेक्शन जनरलाइज की है, अदरवाइज वही ऑपरेशन। देखिए आप क्या करोगे, आपको इधर 0 लेके आना है, आपने करंट 0 सेलेक्ट की, करंट 0 माइनस पिवट कॉलम कोएफिशिएंट, किसका, पिवट कॉलम कोएफिशिएंट। पिवट कॉलम ये 0 के बारे में बात हो रही है, तो इस कोएफिशिएंट की बात हो रही है, ये -5 इधर आएगा। पिवट रो, ये पिवट रो यहाँ लिखना चाहिए था न्यू पिवट रो, ये पिवट रो। तो जरा मैं रो प्लेस करके देखता हूँ, करंट 0, ये 0 आगे सारी उठा ली आपने यहां तक, माइनस ये किया, आपको भी पता चल जाएगा 0 कैसे होगा, माइनस ये पिवट कॉलम कोएफिशिएंट, ये -5 ये उठाया, इसको मल्टीप्लाई करना है पिवट रो से, ये सारी पिवट रो इधर में ले आया। अब हुआ क्या है, हमें इधर 0 चाहिए था, मैंने ये -5 तो इधर मौजूद था, मैंने ये जो 1 है इसको -5 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये भी -5, और उसका साइन चेंज कर दिया,
तो ये ऐड हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये ऑपरेशन ना सिर्फ इस 0 के लिए, ये सारी रो के लिए, तो ये -5 सबके साथ मल्टीप्लाई। जी कोई सेंस बनती है इसकी? यस सर। अब आपने सॉल्व करने, ये देखें, ये -5 +5 आ जाएगा, तो 5 -5 एलिमेंट बाय एलिमेंट देखें, -5 +5 0 आ गया, -4 +5 और इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये 5 है एक्चुअली, 5 × 2 10, 10/3, तो आ जाएगा सेकेंड एलिमेंट आपका -4 है, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट के साथ करना है, तो ये -4 + 10/3, ये देखिए मैंने इधर लिख दिया, सेकेंड एलिमेंट इसका -4 था, ये माइनस प्लस 5 इसके साथ सेकेंड एलिमेंट मल्टीप्लाई 10/3 ये आया, इसको सॉल्व करने एलसीएम 3 लें, -2/3 आ जाए। मैंने रेफरेंस के लिए इधर कैलकुलेशन कर दी, तो यहाँ पे क्या आएगा, -2/3। नेक्स्ट थर्ड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट के साथ करने, तो ये 0 है, माइनस +5 +5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/6, ये आपका 5/6 आ 0 फोर्थ एलिमेंट इधर भी 0 है, तो 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 और आखिरी एलिमेंट क्या है, ये 0 है, माइनस ये +5 5 इधर जाके 20 हो जाएगा, 20। आई थिंक न्यू 0 कैलकुलेट हो गई, इस रो को इधर प्लेस कर। जी बताइएगा, कोई इश्यू तो नहीं यहाँ तक? नो सर। अगर आपको ये समझ आ गया, यही रो ऑपरेशन पूरी ऑपरेशन रिसर्च में पूरे सब्जेक्ट में इसी तरह चलना है, कोई नई रॉकेट साइंस नहीं आई। अब देखें अभी रिपीट हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, S2 0 लेके आने, वही मेथड क्या करोगे, करंट S2 रो और ये न्यू S2 रो और पिवटल रो का, तो फॉर्मूला क्या होगा, न्यू S2 रो लेने, करंट S2 रो माइनस पिवट कॉलम कोएफिशिएंट N2, वही देखिए जरा गौर करें, मैंने ये 0 लेके आने, मैं पिवट रो को रेफरेंस ले रहा हूं, ये 1 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करूं और सब्ट्रैक्ट कर दूं, वही 0 आ जाएगा। फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला क्या है, न्यू S2 रो इक्वल टू करंट S2 रो, ये माइनस पिवट कॉलम कोएफिशिएंट, पिवट कॉलम तो ये है, कोएफिशिएंट किसका, S2 रो की बात हो रही है, पिवट कॉलम ये है कोएफिशिएंट है 1, और पिवट रो तो आपको पता ही है ही, तो आप करंट S2 रो ये उठा लें सारी 6 तक, ये आपने इधर उठा ली, माइनस आपका फार्मूले का है, जनरलाइज हमने किया हुआ है, पिवट कॉलम कोएफिशिएंट, पिवट कॉलम ये है, कोएफिशिएंट किसका लेना है, S2 का, तो S2 ये 1 आ गया, और ये पिवट रो, तो यह जाहिर है ये 1 मीन ये सेम सिर्फ सब्ट्रैक्ट ही होगी नॉर्मल, और वो हो जाएगी 1 - 1 0 2 - 2/3, ये देख सकते हैं 2 - 2/3, सिंप्लीफाई करें 4/3, थर्ड 0 माइनस थर्ड 1/6 -1/6 आ गई, 1 - 0 फोर्थ को फोर्थ एलिमेंट के साथ 1 0 - 0 0 0 - 0 और 6 - 4। आई थिंक वही जैसे z वाला फॉर्मूला था वही हमने लगाया, ये आपको आंसर आ गया। ये कोई इशू तो नहीं, बताइए। नो सर। अब S3 बड़ी आसानी से हम देख सकते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। न्यू S3 रो कैलकुलेट करनी, ये करंट S3 रो कौन सी है, ये वाली, पिवट कॉलम माइनस पिवट कॉलम कोएफिशिएंट कौन सा है, कोई बताएगा S3 के केस में? सर वो भी S3 पर है। नहीं, -1 ये कोएफिशिएंट इधर डेटा से देख के बताएं कौन सा है। -1 -1 जी, गुड। आपका पिवट कॉलम ये है और S3 से करस्पॉन्डिंग ये -1, तो इस वक्त डेटा क्या बनेगा, S3 रो ये उठा लें माइनस फार्मूले का, पिवट कॉलम कोएफिशिएंट ये वाला -1, और दूसरी पिवट रो तो आप ये उठा ली,
तो एलिमेंट बाई एलिमेंट अब मुझे डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, ये कैलकुलेशन हो रही है, ये आपके पास है। लास्ट S4 के लिए भी Zero. वही सर इसका यानी- जीरो लेंगे ना हम लोग, हाँ 0 लेंगे, गुड। पिवट तो कॉलम। करंट S4 रो ये बनेगी सारी माइनस पिवट कॉलम कोएफिशिएंट, तो ये पिवट कॉलम है S4 का 0 और पिवट एलिमेंट रो तो आपकी ये है। तो ये देखिए ये मैंने S4 रो सारी उठाई 2 तक, ये आ गई, ये माइनस ये पिवट कॉलम कोएफिशिएंट 0 और ये पिवट रो ये वाली। तो देखिए आपने पिवट रो हर रो के अंदर वो यूज कर रहे हैं, तो ये जनरलाइजेशन हो चुकी है, कंप्यूटराइज एल्गोरिथम बड़ा जबरदस्त बन सकता है। ये एलिमेंट बाई एलिमेंट इसको आप सॉल्व करें, आपके पास ये आंसर आ गया, ये आपका सेकेंड आइट्रेशन आपका आ गया। अब इस सेकेंड आइट्रेशन में आप क्या करोगे, यहां तक तो इश्यू नहीं है, बताइएगा। नो सर। अब आप देखें, अब आपने सेम उसी तरह मुझे सोल्यूशन बताना है, जिस वक्त स्टूडेंट ने मुझे स्टार्ट पे कहा था इस वक्त सोल्यूशन ये है। अब मेरा सोल्यूशन कितने वेरिएबल्स हैं, 6। तो 1 बाय 1 मुझे वैल्यूज बताएं। x1 की क्या वैल्यू है, सर जीरो नहीं होगी। 4 बेसिक बन चुका है, ये बेसिक बन चुका है। x1 4 4 फोर सर। x2 क्या है, 2 0 x2 0 है सर। मिसिंग मिसिंग वही सिनेरियो पहले वाला 0। S2 2 Two. सॉरी S1 क्या है, S1 S फॉर स्मॉल। x1 0 जीरो सर। 0 तो कहने का मतलब है ये 4 वेरिएबल्स आपके सामने है, ये इनकी वैल्यू है, जो मिसिंग है वो जीरोस हैं। तो मैं अगर ऑर्डर में अच्छा। कहूं x1 4 x2 0 जीरो S1 0 जीरो S2 2 2 S3 5 S4 2। आई थिंक समझ आ गई होगी आप। यस सर। यस और सर। अभी ऑप्टिमल सॉरी ऑब्जेक्टिव वैल्यू क्या है z क्या है, 0 z की वैल्यू क्या है, फिर 20 जी स्टूडेंट्स आपको मेरी आवाज आ रही, रिस्पांस नहीं आ रहा आपकी तरफ से। यस सर आवाज आ रही है, अब आइए। इस वक्त क्या इस आइट्रेशन में z की वैल्यू z की वैल्यू क्या है, 20 है। हाँ 20 20 है, ये 20। अब गौर करें, आपका अगर मैं ग्राफ के ऊपर जाऊंगा, वहां तो x2 और x1 और x2 है और z है। तो कोई मुझे बताएगा ग्राफ में कौन सा पॉइंट बनेगा, x1 4 और x2 क्या है, जीरो सर। 0 सर। 0। तो इसका मतलब है आपका कॉर्नर उसमें ये स्लैक वेरिएबल्स तो नजर नहीं ना आते, उसमें तो सिर्फ x1 और x2 का है। तो हम कह सकते हैं अगली आइट्रेशन में हम ये था ओरिजिन, और ओरिजिन से हम किस कॉर्नर पॉइंट की तरफ गए, x1 4 और x2 0। मैं आपको दिखाता हूँ, उधर जाके आपको नजर आ जाएगा। ये देखिए x1 4 और x2 0। तो अगली आइट्रेशन हमें इस पॉइंट से इस तरफ लेके गई है। जी अब फॉलो कहीं किया पॉइंट आपने, सर हमें ग्राफ नहीं शो हुआ। ग्राफ नहीं शो हो रहा। जी सर। अच्छा इसको दोबारा शेयर करूं स्क्रीन, या जब मैं स्विचिंग करता हूं तो स्क्रीन तो सर शो, आगे ग्राफ में सर अब हो गई है। अब आ रहा है। यस सर। अच्छा मैं अभी देखें, आपने ओरिजिन से स्टार्ट लिया था, टेबल से देखें तो ओरिजिन पहला सॉल्यूशन था x1 0 x2 0, दोनों नॉन बेसिक थे। अब आपका x1 बेसिक बन गया 4 और x2 अभी भी 0 है नॉन बेसिक। तो आपका अगली आइट्रेशन में आप इधर मूव करेंगे, ये समझ आ गई। यस सर।
और इस एक आइट्रेशन और चाहिए और हमें आंसर ये मिल जाएगा। फॉलो किया इस पॉइंट को? अब वापस चलते हैं उसी स्लाइड की तरफ। सर वो जी। जो आपने स्टार्ट पे कहा था कि हमने मिनिमम मतलब डिस्टेंस कवर करना है, तो ये सिंपलेक्स मेथड हमें बताएगा कि इस डिस्टेंस के थ्रू जाएंगे तो आपका मिनिमम डिस्टेंस कवर होगा। हाँ, अभी देखें, वैसे अगर आप देखें सारे कॉर्नर पॉइंट्स को अगर आप चेक करें अलजेब्राइक वे में, तो कितनी आइट्रेशन होनी चाहिए? एक तो 0 0 के लिए 1 2 3 6 आइट्रेशन होनी चाहिए ना। यस सर। ये हर कॉर्नर पॉइंट की एक आइट्रेशन अगर एज्यूम कर लें तो 6 आइट्रेशन। लेकिन अगर सिंपलेक्स मेथड लगाएंगे तो एक कॉर्नर पॉइंट तक हम पहुंच चुके, ये स्टार्टिंग है, दूसरे पे पहुंच, तीसरे में आंसर नहीं मिल जाएगा हमें। यस इस सर। तो ये सिंपलेक्स मेथड की अचीवमेंट है कि वो मिनिमम नंबर ऑफ आइट्रेशंस में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। हो गया पॉइंट क्लियर? यस सर। अच्छा, तो ये जो स्टूडेंट्स मेरे साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, इनको समझ आ रही है या कुछ और लोगों को भी समझ आ रही है? जो खामोश है उनको ये अज्यूम किया जाए कि उनको समझ आ रही है? थोड़ा सा गाइड कर, एक आध स्टूडेंट में से बता दे कि जी हमें भी समझ आ रही है। सर आ रही है, समझ आ रही है। आ रही है, good। इसका मतलब है आपकी खामोशी को हाँ ही समझे, ठीक है? जी सर। गुड। अच्छा, अब मैंने पिछली क्लास में ना यहाँ तक करवाया था, तो आप को अभी मेरे पास 15 मिनट्स हैं, तो क्या आप रिकमेंड करते हैं कि मैं अगली आइट्रेशन पे भी चला जाऊं, सॉल्व भी कर दूं इसको? है टाइम जी हमारे पास? तो कर लें। एक तो आपको रिपीट हो जाएगा पूरी आइट्रेशन नए सिरे से। चलें इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, जब आइट्रेशन हम कैलकुलेट करते हैं तो ये होता है कि क्या हमने हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ चुका है, हमने स्टॉप करना है या आगे चलना है। पहला ऑप्टिमलिटी टेस्ट। तो मुझे बताएं, क्या ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल है? यस सर। कैसे ऑप्टिमलिटी अभी क्योंकि achieve इसमें नहीं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है और जीरो जो है वो ऊपर से 0 0 हो ऑप्टिमलिटी जाएगा। टेस्ट और था, वो क्या था? सॉल्यूशन ऑप्टिमल होता है, ये प्रीवियस आइट्रेशन में देखना, नॉन बेसिक वेरिएबल इस वक्त ये थे, इनके अंदर जो कोएफिशिएंट्स हैं अगर वो पॉजिटिव होते तो ऑप्टिमल होगा। यस सर, अभी नहीं पॉजिटिव है सर। अच्छा, अब देखना क्या है, पहले माइंड में रखें, ये नॉन बेसिक थे, इस वक्त कौन से नॉन बेसिक है, मिसिंग कौन सी बताएं? X1, S1, S2, S3, S4। मिसिंग कौन सी जो नॉन बेसिक? मिसिंग सर X2 और S1। X2 और S1। अब X2 कॉलम के अंदर देखें, कोएफिशिएंट इनके चेक करने हैं ना, -2/3। S1 के अंदर देखें 5/6। यहां तक तो कुछ ऑप्टिमलिटी की तरफ चला गया, पॉजिटिव हो गया। ये नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए थे। समझ आ गई ऑप्टिमलिटी टेस्ट? तो ऑप्टिमलिटी टेस्ट सिर्फ नॉन बेसिक वेरिएबल के अंडर कोएफिशिएंट देखना है, क्योंकि ये आइट्रेशन यही सबके लिए, सब आइट्रेशन के लिए यही पोजीशनिंग होगी इनकी। तो इस वक्त इस आइट्रेशन में नॉन बेसिक है X2 और S1, X2 और S1। इन्हीं के नीचे Z इक्वेशन में कोएफिशिएंट्स को चेक करेंगे, ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो ऑप्टिमल था, एक भी नेगेटिव है तो इट मींस ये ऑप्टिमल नहीं, इट मींस ये देखें, ये नेगेटिव की वजह से ये ऑप्टिमल नहीं, तो ये एंटरिंग कॉलम हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज, इधर एक ही है, अगर ये दो नेगेटिव होते तो फिर हमने देखना था कि उसमें मोस्ट नेगेटिव कौन सा, क्योंकि एंटरिंग नेगेटिव नहीं होने, अगर एक से ज्यादा है तो मोस्ट नेगेटिव नहीं एंटर होगा। यहाँ एक ही है तो यहाँ तो प्रॉब्लम ही नहीं है, एंटरिंग वही होगा जो नेगेटिव होगा। हाँ, एक से ज्यादा होते तो हम उन दोनों में से उसको सिलेक्ट करते जो मोस्ट नेगेटिव थे। तो मोर देन 1 अगर है, तो अगर एक ही है तो यहाँ तो क्वेश्चन ही नहीं है, यही एंटरिंग वेरिएबल होगा। बताइएगा, इस पॉइंट को समझे? यस सर। जी सॉरी, दोबारा। यस सर। सर क्वेश्चन मेरा ये है कि सर ये लेट्स सपोज z की जो इक्वेशन है, यहाँ पर 0 कोएफिशिएंट x1 का अगर ना हो, यहाँ पे कोई कुछ वैल्यू हो, x2 में भी कोई पॉजिटिव वैल्यू हो, बट ये जो है S1 S2 S3 S4, सर अगर ये 0 हो
तो क्या हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा? माइंड में रखिए, सिर्फ इनके नीचे नॉन जीरोज होती हैं, बाकी होती ही जीरोज हैं। आपको शुरू में सिखाया था, अगर ये जीरोज नहीं है तो आपकी कैलकुलेशन में एरर है। ये जो नॉन बेसिक इस वक्त ये और ये हैं, ये बेसिक हैं, x1 ये सारे बेसिक हैं, इन पे तो क्वेश्चन ही नहीं है, ये तो होंगे ही जीरोज। ये देखिए, आपको पता है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये जी में जीरोज कैलकुलेशन, अगर जीरोज नहीं है तो एरर है। तो इट मींस दूसरों को तो देखने की जरूरत नहीं, वो तो होंगे ही जीरोज, अगर जीरोज नहीं है तो एरर है, गलत आपने कैलकुलेट किया, जीरो होना चाहिए। क्वेश्चन सिर्फ आएगा नॉन बेसिक के अंडर जो नॉन जीरो वैल्यूज हैं उनके नेगेटिव होगा या नहीं। क्लियर है पॉइंट? यस सर। ठीक हो गया। तो दूसरे जीरोज हैं उनके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर जीरोज नहीं है तो इतनी टेंशन तो जरूर लें कि कैलकुलेशन दोबारा करें, आपने कैलकुलेशन सही नहीं की। तो वो प्रॉपर्टी, हाँ मैं अभी दिखा सकता हूँ, चलें मैं अगली कैलकुलेट करने के बाद आपको जरा चेक कर लेते हैं कोई गलती तो नहीं है। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स x1 ये पहला कॉलम है, तो ये x1 पहला कॉलम 1 0 0 0 होना चाहिए। s2 0 1 0, ताकि ये डायगोनल ये 1 है, ये दूसरे में इधर 1, ये आना चाहिए। s3 कॉलम को देखें, ये 1 और ये 0। s4 ये 1 और ये 0। इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेक्शन में कोई गलती नहीं है, राइट। और दूसरा फिर हमने देखना होता है कि इसी कॉलम के जी में 0 होना चाहिए, वो भी है। इसके इधर 0 होना चाहिए, वो भी 0। ओके, अच्छा ये जो कॉलम है ये भी 0 है, ये भी 0 है, 0। इट मींस आपका वो चेक जो इधर हमने लगाया था, ये देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स इधर शफल नहीं थी, सीधी सामने नजर आ गई, और ये जीरोस भी नजर आ रहे हैं। इट मींस कोई एरर नहीं। इधर भी देखने के लिए सिर्फ फर्क ये है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम ये है, तो देखें ये आइडेंटिटी और ये 0। सेकेंड कॉलम ये है, ये और ये 0। इट मींस ये चेक भी लगा दिया कि अगली आइटरेशन सॉल्व करने से पहले ये देख लिया कि हमारी कैलकुलेशन में गलती तो नहीं है। पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। अब हम वो आ जाते हैं ऑप्टिमलिटी टेस्ट, और ऑप्टिमलिटी में नॉन बेसिक ये है इस वक्त इस साइटेशन के लिए, और दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए, नहीं है इट मींस ये ऑप्टिमल नहीं है। जब ऑप्टिमल नहीं है तो एंटरिंग वेरिएबल और लीविंग वेरिएबल का डिसीजन करना होगा। और एंटरिंग कौन सा होगा? जो मोस्ट नेगेटिव होता है। मोस्ट नेगेटिव क्या, ये एक ही नेगेटिव है, वही मोस्ट नेगेटिव होगा, ये एंटरिंग हो गया। ये पिवट कॉलम, और अब क्या डिसीजन लेना है? लिविंग का रेशो, यानी x2 एंटर होगा। लिविंग वेरिएबल क्या होगा? ये रेशियो, और वो क्या होगी? सॉल्यूशन कॉलम डिवाइडेड बाय पिवट कॉलम। तो ये बताएं इधर क्या होगा? 4 डिवाइडेड बाय 2/3 6 हाँ 6 आंसर आ 2/3, जाएगा और सर। वो 2/3 क्योंकि डिवाइड है, ऊपर चला जाके ये देखिए इस कॉलम को इस कॉलम से डिवाइड करना। तो देखिए वही 4 डिवाइड मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, वो 3/2 रिवर्स कर दिया, 6 आ। 2 डिवाइडेड बाय 4/3 उसको रिवर्स करके 1.5। 5 डिवाइड बाय 5/3 वो 3/5 हो गया, 3 हो गया। 2 डिवाइड बाय 1, देखें वही चीजें रिपीट हो रही है ना, कोई नई चीज तो नहीं है। इसमें मिनिमम रेशियो कौन सी है? 1.5 1.5। इधर तो इग्नोर करने वाली सिचुएशन नहीं आई, सारी पॉजिटिव रेशियोज हैं। मिनिमम रेशियो ये आपका S2 लीव करेगा, ये पता चल गया ना, ये वाली S2 के अगेंस्ट जो रेशियो है ये मिनिमम है, तो S2 लीव करेगा। X2 एंटर का पहले डिसीजन ले चुके थे, ये वाला S2 लीव का इधर से, ये पिवट रो बन गई, ये पिवट एलिमेंट बन गई। और अब आपको पता चल गया कि अगली नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट आप देखिए, आपका लीव करेगा S2, इसकी जगह पे किसने आने? X2 ने। आपको मेरी बात X2 ने। तो आप देखिए मैंने ये X1 उसी तरह है, S3 भी उसी तरह है, S4 भी उसी तरह है, ये उसी तरह, सिर्फ S2 की जगह पे मैंने X2 ले लिया, क्योंकि S2 लीव करने और X2 एंटर होने, तो S2 की जगह पे X2, इसकी जगह पे आपने X2 ले लिया।
अब माइंड में रखिएगा ये एंटर हुआ है तो न्यू पिवट रो ये होगी, जो एंटर हुआ वो न्यू पिवट रो होती है, ये वाली। ठीक हो गया? अब आपने क्या करना है, जब ये कैलकुलेट करना है तो आपका पहले पिवट रो कैलकुलेट करोगे, किससे डिवाइड करोगे, ये है न्यू पिवट रो, तो न्यू पिवट रो होगी ओल्ड पिवट रो या करंट पिवट रो, ये है डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे इसको, 4/3 4/3 यानी पिवट एलिमेंट से। ये आंसर आ गया, मैंने वैसे ही कैलकुलेट करके दे दिया। क्या ये न्यू पिवट रो है, करंट पिवट रो ये डिवाइडेड बाय पिवट एलिमेंट 4/3, तो इसको यहाँ पे 1 आ जाएगा, बाकी ये कैलकुलेट। दूसरा, आपको ये जो x2 एंटर हुआ है ना, इसी कॉलम को मेंटेन, देखिए इधर x1 एंटर हुआ था और इस कॉलम को मेंटेन करने के लिए रो ऑपरेशन लगाए थे। ये एंटर हुआ था, इस कॉलम को मेंटेन करते हुए हमने रो ऑपरेशन। अब कौन सा एंटर हुआ, x2, तो x2 कॉलम को मेंटेन करने के लिए आपकी कैलकुलेशन है। ये पॉइंट क्लियर? यस सर। यानी यस सर। आपने इधर 0 लेके आना, इधर इसको नहीं अभी देखना, बात हो रही थी इस x1 एंटर हुआ था इस पूरे में, जब x1 में एंटर हुआ था तो आपने x1 कॉलम को मेंटेन करने के लिए रो ऑपरेशन लगाया, यानी इधर 1 और ये 0 और ये 0 मेंटेन करवाए थे। अब x2 एंटर हो रहा है तो ये 1 और ये 0s मेंटेन करना, x2 ये कॉलम है, और x2 एंटर से पता चला कि ये कॉलम है और इसमें ये मेंटेन करना है। अब आप क्या करोगे, इधर 0 लेके आना है, फॉर्मूला क्या होगा, न्यू जी, करंट जी कौन सी है, करंट जी ये वाली, माइनस पिवट कॉलम कोएफिशिएंट, कौन सा होगा, कौन सा होगा, जी का पिवट कॉलम कोएफिशिएंट। देखें करंट जी ये हो गए, माइनस पिवट कॉलम कोएफिशिएंट वो जी का होगा, जी का ये पिवट कॉलम है ना, ये पिवट कॉलम, तो पिवट कॉलम कोएफिशिएंट जी का -2/3 मल्टीप्लाइड बाय न्यू पिवट रो, ये पिवट रो रेफरेंस बन जाएगी सबके लिए। ये आ गई। अब मुझे आपसे पूछना है, ये 0 लेके आना है, फॉर्मूला होगा न्यू x1 रो इक्वल टू करंट x1, करंट x1 ये, अब पिछली आइटरेशन का काम खत्म हो गया, अब ये आइटरेशन प्रेजेंट है, तो ये न्यू x1 लेके आने, क्या होगा, करंट x1 इस रो को उठाएं माइनस पिवट कॉलम कोएफिशिएंट, किसका, x1 की बात हो रही है, क्या है वो, नजर क्या आ रहा है, 2/3 2/3, गुड, ये पिवट कॉलम है और कोएफिशिएंट x1 से रिलेटेड 2/3 है, 2/3 मल्टीप्लाइड बाय वो तो आपके पास न्यू पिवट रो है, ये आ जाएगा। अब ये देखना है न्यू s3 लेके आना है, 0 कैसे आएगा, करंट s3 मींस ये रो उठाएंगे माइनस पिवट कॉलम कोएफिशिएंट, वो क्या है अब s3 के केस में 5/3 5/3 मल्टीप्लाइड बाय पिवट रो, ये आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट s4 रो की बारी, ये थोड़ा सा शायद आपको नजर ना आ रहा हो, s4, तो करंट s4 ये उठाएंगे यहां तक माइनस पिवट One. कॉलम कोएफिशिएंट क्या होगा, 1 1 मल्टीप्लाइड बाय पिवट रो, आपको पिवट रो ध्यान रखना है, ये न्यू पिवट रो है, ये जो पहली दफा कैलकुलेट हुई थी, इसको मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास ये आंसर। अब देखिए पूरी आइटरेशन कैलकुलेट हो गई, आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी चेक कर सकते हैं, देखिए x1 1 ऊपर नीचे 0, पहला ये, x2 को देखें कहाँ है, ये देखें आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम, s3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम, s3 ढूंढे, ये s3, ये देखें थर्ड एलिमेंट थर्ड प्लेस पे 1 है, s4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स का फोर्थ कॉलम, s4 देखें लास्ट पे 1 में, तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, कैलकुलेशन ठीक है, और उनके z में जीरोस भी हैं, इसका मतलब है कैलकुलेशन ठीक है। अब आ जाएगा क्या ये सोल्यूशन ऑप्टिमल है या नहीं, वो देखना है आपने। नॉन बेसिक वेरिएबल इस वक्त कौन है इस साइटेशन, बताइएगा, नॉन बेसिक कौन से, S1 और S2 S1 और S2 का कोएफिशिएंट देखनी है, S1 S2 S1 का कोएफिशिएंट 3/4 पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है,
S2 का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है नेगेटिव नहीं है, इट मींस सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। ऑप्टिमल। और ऑप्टिमल सॉल्यूशन को ऑब्जेक्टिव वैल्यू क्या है z की 21। अब आप कहेंगे ये ऑप्टिमल वैल्यू है क्योंकि आइट्रेशन ने आपको बता दिया ऑप्टिमल वैल्यू 21 है, और अब इस सॉल्यूशन को भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहेंगे। और सॉल्यूशन को पढ़ते हुए तो मैं कहूंगा x1 3, x2 3/2, 3/2 मींस 1.5। जो मिसिंग है s1 0, s2 0, s3 5/2, s4 1/2। ये तो 6 वेरिएबल आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन हुआ। दोबारा से कहता हूँ x1 3, x2 1.5, s1 0, s2 0 मिसिंग की वजह से, s3 5/2 और s4 1/2। ये आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। और मेजर कंसर्न आपका किसके साथ था? डिसीजन वेरिएबल्स x1 x2। तो आपका ये सॉल्यूशन है x1 3 और x2 1.5। ये जो सिलेक्ट वेरिएबल्स हैं ये आगे जाके कहीं देखेंगे कि इन वैल्यूज को कहीं इससे भी कोई मीनिंग निकलती है या नहीं। अभी इधर डिस्कशन करना और प्रॉब्लम को कॉम्प्लेक्स कर देगा। अभी आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन अगर आप देखें तो x1 और x2 ये है। आप कह सकते हो कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको मिल चुका है। अब आप स्टॉप कर दोगे और ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है? x1 3, x2 1.5। आपको एस सीरीज को बताने की जरूरत नहीं, लिख भी दें तो कोई हर्ज नहीं है। तो आपकी ऑप्टिमल वैल्यू क्या होगी? z = 21। अगर मैं इसको ग्राफ के अंदर दिखाना चाहूँ, बस ये लास्ट स्टेटमेंट फिर वाइंड अप कर देते हैं। तो ये देखें, ये पॉइंट x1 3, x2 1.5 ग्राफ नजर आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। और ऑप्टिमल वैल्यू क्या है? ये देखें 2। तो ये हमें तीसरी आइट्रेशन में हमें आंसर मिल चुका है। और आई थिंक आपको सिंपलेक्स मेथड की नेचर का पता चल गया होगा। जी बताइएगा, सॉल्व हो गया प्रॉब्लम? जी सर। तो आज के लिए इतना ही। जो आपकी अटेंडेंस है वो मैं जूम से लगा लूंगा। उसामा, आप हैंड रेज किया, क्या कहना चाहेंगे? सर ये ग्राफ तो हमने पहले से बनाया हुआ था, तो अगर हमें दोबारा से अलजेब्रिक मेथड से क्वेश्चन करना पड़े तो हम साथ ग्राफ भी बनाएंगे कोई? नहीं, आपको ने अलजेब्राइक वे में करना था। मैंने सिर्फ ग्राफ जो आप कैलकुलेट कर चुके उससे हेल्प लेके आपको अलजेब्राइक समझाने की कोशिश की। आपने सिर्फ अलजेब्राइक ही सॉल्व करना है, ग्राफ का कोई ताल्लुक नहीं है इसके साथ। ओके सर। ठीक है। और ये 2 वेरिएबल है, मैंने वही प्रॉब्लम लिया जो ग्राफ से भी सॉल्व हो सकता है इधर भी, ताकि उन दोनों का कंपैरिजन करूं, इसलिए मैंने ग्राफ सामने साथ रखा है। आगे 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल अगर प्रॉब्लम होगा तो सीधा अलजेब्राइक वे में करेंगे, उसका तो ग्राफ देख भी नहीं सकते। ओके ओके सर। आप लोग की अटेंडेंस में जूम से ले लूंगा। तो मेरे ख्याल में हम वाइंड अप करते हैं सेशन। और आप लोगों का क्विज हो चुका है, असाइनमेंट हो चुकी है। अभी भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, इतना कहने के बावजूद भी कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे ईमेल की है, पनिशमेंट के तौर पे उनको डिस्कार्ड करना पड़ेगा ताकि आपकी आदत ठीक हो। तो ऐसा कुछ 3-4 स्टूडेंट्स ही हैं बस 100+ स्टूडेंट में जिन्होंने ईमेल कर दिया, कह रहे हैं जी LMS प्रॉब्लम। भी बाकी लोगों को LMS प्रॉब्लम नहीं हुआ, उन 2-3 को कैसे हो गया? तो खैर ऐसा नहीं, मैंने कहा था ईमेल में बहुत मुश्किल होती है, इसलिए मैंने रूल बना लिया कि ईमेल वाला सोल्यूशन एक्सेप्ट नहीं करें। और कोई इश्यू है तो डिस्कस कर लें, नहीं तो मैं एंड कर दूं सेशन। सर कर दें? यस सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपकी अटेंडेंस जूम से ले ली जाएगी, नो इशू। अल्लाह हाफिज।